हाय दोस्तों, मैं हूं रमन कुमार और आपका रमन स्टडी चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी एग्जाम के बारे में, जो कि 2022 में होने की संभावना है। अब हम देखेंगे कि जैसा कि एनटीपीसी में देखा गया है कि एनटीपीसी का कोटा बहुत ही हाई चला गया है, जिसके कारण से बहुत से बच्चे जो कि बहुत दिनों से इसकी तैयारी में लगे थे और उनका रिजल्ट नहीं आ पाया है, जिसके कारण से वो बहुत ही निराश हो चुके हैं। तो और ऐसा ही ग्रुप डी में भी होने की संभावना है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि 1 लाख वैकेंसी है और उसमें मतलब 1,15,00,000 के आसपास जो है परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होने वाले हैं। तो इस बहुत बड़ी संख्या को देखते हुए हमें 50 और 60 नंबर का यदि क्वेश्चन सॉल्व करके हम आते हैं और हम यदि अपने आप को ये सांत्वना देते हैं कि हमारा रिजल्ट हो जाना चाहिए, तो ये हम कहीं ना कहीं गलत सोच रहे हैं, क्योंकि आज की दुनिया में एक से एक पढ़ने वाले हैं, जी जान लगा के पढ़ते हैं। इसलिए कट ऑफ जाना और बहुत ही हाई जाना आसान बात है, ये कोई भारी बात नहीं है। इसलिए जितने भी विद्यार्थी हैं जिनका मार्क्स कम आता है और वो बहुत ही ज्यादा पढ़ते हैं फिर भी उनका मार्क्स बढ़ नहीं रहा है, तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए मेरा संदेश है कि वो फिजूल बातों को मत पढ़े और पूरे पूरे दिन जीके की किताब को ही पढ़ते न रहें, बल्कि एग्जाम का जो सिलेबस है उसको सिलेबस के अनुसार पढ़े और जिस सब्जेक्ट का विषय, जिस सब्जेक्ट का क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा आता है उस सब्जेक्ट को ज्यादा पढ़े, जिस सब्जेक्ट का क्वेश्चन एग्जाम में कम आता है उसको कम पढ़े। आइए हम देखते हैं। पहले तो देखेंगे कि रेलवे ग्रुप डी में रेलवे ग्रुप डी दोस्तों, इसमें पहला होता है रीजनिंग। रीजनिंग का इसमें 30 प्रश्न आता है। दूसरा टॉपिक है मैथ, जिसका 25 क्वेश्चन आता है। तीसरा हो गया साइंस, जिसका भी 25 प्रश्न आता है। और चौथा हो गया जीके और करेंट अफेयर, जिससे 20 प्रश्न आता है। टोटल हो गया 100 प्रश्न। अब दोस्तों, इसमें हम बारी बारी से बात करेंगे कि हमें किस सब्जेक्ट को कितना ज्यादा पढ़ना चाहिए और किस सब्जेक्ट को एवरेज पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, बात करते हैं कि सबसे ज्यादा इसमें रीजनिंग का वेटेज है, तो हमें सबसे ज्यादा रीजनिंग को ही फोकस करना चाहिए और कोशिश ये रहनी चाहिए कि रीजनिंग, क्योंकि आसान विषय होता है, कोई ज्यादा भारी नहीं होता है, इसलिए हमें कोशिश करना है कि इस 30 में से कम 27 से 28 क्वेश्चन हमारा सही हो जाए। और इतना लाना कोई भारी बात नहीं है, 1-2 क्वेश्चन गलत हो सकता है, यदि पूरा सही सही बनाए तो भी 1-2 गलत हो जाता है, तो उसमें कोई सोचने की बात नहीं है। लेकिन 27 से 28 क्वेश्चन सही करना ही करना है यदि रिजल्ट लाना है। तो आते हैं मैथ्स की बारी। तो मैथ्स में हम लोग देखते हैं कि रेलवे के जितने भी परीक्षार्थी होते हैं उनको लगता रहता है कि मेरा मैथ्स जो है कमजोर है और मैं एग्जाम में पूरा नंबर नहीं ला सकता। तो ऐसे विद्यार्थी डरे नहीं और तैयारी को कंटिन्यू करते रहे। जो टॉपिक उनको नहीं आता है, जो चैप्टर उनको नहीं आता है, उनका वो बारी बारी से मतलब कि अध्ययन करे और फिर नंबर को अधिक से अधिक लाने का प्रयास करें। मैथ्स में देखते हैं कि जो बच्चे कमजोर भी होते हैं 25 में से 10-15 क्वेश्चन तो बना ही लेते हैं, पर 10-15 से काम चलने वाला नहीं है। तो उन्हें क्या करना है कि अपना नॉलेज बढ़ाना है और इस 25 में से कम 20 से 22 क्वेश्चन उन्हें सही करना है। अब आते हैं साइंस में। तो साइंस में क्या होता है कि बहुत से विद्यार्थी स्पीडी लुसेंट लेके बैठे रहते हैं, जबकि पिछली बार ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था तो उसमें क्वेश्चन बैंक देखा गया तो पता चला कि ज्योग्राफी बायोलॉजी से बहुत सारा क्वेश्चन था। तो बायोलॉजी से जो क्वेश्चन था उसका टर्म ऐसा क्वेश्चन था जो कि एसपीडी में नामो निशान नहीं था। बच्चा देख के ऐसा लगता था कि ऐसा क्वेश्चन तो हम कभी देखे ही नहीं थे। तो एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन जानबूझ के देता है कि
ऐसा क्वेश्चन विद्यार्थी गलत करे और कट ऑफ कम जाए। तो ऐसे क्वेश्चन को बना हम पाए, इसलिए हमें 9th-10th के एनसीईआरटी को थॉरोली पढ़ना पड़ेगा 1 से 2 बार। यदि एनसीईआरटी के 9th-10th के साइंस की किताब को हम 1 से 2 बार ध्यानपूर्वक पढ़े तो हमारा इस 25 में से 20 क्वेश्चन कोई नहीं छीन सकता दोस्त। इसीलिए हमें 9th और 10th के साइंस बुक एनसीईआरटी को पढ़ना है, क्योंकि यदि हम 9th के एनसीईआरटी को पढ़ते हैं साइंस को, तो यहां से हमारा कवर क्या क्या होगा, तो फिजिक्स से न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो यहाँ से जो भी फिजिक्स का फॉर्मूला होगा उन्हें हमें कॉपी में एक साइड में नोट करना है, और उसके चैप्टर के पीछे में जो क्वेश्चन दिया रहता है, न्यूमेरिकल दिया रहता है, उसे हमें प्रैक्टिस करना है। यदि एनसीईआरटी का सारा न्यूमेरिकल यदि हम प्रैक्टिस कर लेते हैं तो एग्जाम में जो भी न्यूमेरिकल पूछा जाता है एक भी हमारा मिस नहीं होगा और सारा सही सही बनेगा। अब आते हैं बायोलॉजी के बारे में। तो बायोलॉजी में जो भी हार्ड टर्म देता है वो 9th की बुक से ही आता है, क्योंकि 9th में बायोलॉजी जो है सो काफी ज्यादा ही दिया है और बहुत ही हार्ड टर्म जो है वो 9th के बायोलॉजी में यूज हुआ है। तो उसको यदि हम पढ़ लेते हैं तो हमारा जो भी हार्ड वर्ड जो आता है बायोलॉजी से क्वेश्चन जो आता है टफ क्वेश्चन, क्योंकि जो इजी क्वेश्चन आता है वो तो स्पीडी से या लुसेंट से भी बन जाता है, लेकिन जो हार्ड क्वेश्चन होता है वो हमारा नहीं बन पाता है, जो कि एनसीईआरटी के साइंस से हमारा कवर हो जाएगा। अब आते हैं जीके और करंट अफेयर पे। तो जीके और करंट अफेयर के बारे में हम यदि बात करते हैं तो करंट अफेयर का जो प्रश्न पूछा जाता है वो 7 से 8 प्रश्न पूछा जाता है, और एग्जामिनर का यदि माइंड यदि इधर उधर हो गया तो वो 10 क्वेश्चन तक भी पूछ लेता है। तो यदि 10 क्वेश्चन पूछ लेता है और इस 10 क्वेश्चन जो होता है वो 6 महीने और 1 साल का करंट अफेयर नहीं होता है। रेलवे जो होता है वो लास्ट बार जो एग्जाम हुआ था उससे लेके पूरा अभी तक का पूछ लेता है। लगभग 3 साल का करंट अफेयर रेलवे में पूछा जाता है, लगभग 3 साल का क्वेश्चन करंट अफेयर का डाल दिया जाता है, जो कि कवर करवाना बहुत ही मुश्किल है। यदि इसको कवर करने के लिए हम बैठेंगे तो 10 क्वेश्चन को कवर करने में पता चलेगा कि 50, 30, 80, इस 80 क्वेश्चन को कवर करना आसान है और इस 10 नंबर को कवर करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इससे यदि तुलना किया जाए तो ये हमारा आसान पड़ेगा और ये हमारा बहुत ही कठिन पड़ेगा, क्योंकि करंट अफेयर है उसको याद करना होगा और याद करने में बहुत सारी परेशानियां आती है। अब आते हैं हम जीके पे। तो जीके में हम देखेंगे क्या, यदि इधर 7 से 8 क्वेश्चन आता है तो इधर 12 से 13 क्वेश्चन आता है, और यदि 10 हुआ तो ये यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो अब इस जीके में देखेंगे कि अब इस जीके में कौन कौन सा सब्जेक्ट आएगा। तो हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, और वगैरह वगैरह जो भी आते हैं वो सारे इसमें आ जाएंगे। तो अब हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो लुसेंट उठाते हैं और इतिहास से स्टार्ट करते रट्टा मारना स्टार्ट करते हैं, ज्योग्राफी में जाते हैं, पॉलिटी में जाते जाते उनका सारा जुनून खत्म हो जाता है। तो ऐसे विद्यार्थी जो होते हैं पढ़ते हैं तो दिन रात, पर उनका रिजल्ट हो नहीं पाता है। दोस्तों जीके उन विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है जो दरोगा, बिहार दरोगा हो गए, बीपीएससी हो गए, इन परीक्षाओं को फोकस करके तैयारी करते हैं। लेकिन जिन्हें रेलवे ग्रुप डी को क्रैक करना है या फिर एनटीपीसी को क्रैक करना है, उन्हें जीके पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे तो भी काम चलेगा। तो हम आते हैं अब इस पे कि इस जीके को हमें ज्यादा महत्व नहीं देना है, जीके को पढ़ना है। जैसे कुछ कुछ महत्वपूर्ण हो गया, नदी हो गया, तालाब हो गया, झरना हो गया, झील हो गया, राष्ट्रीय उद्यान हो गया, बाघ अभयारण्य हो गया। तो ये सब जो स्टैटिक जीके है, कौन सा त्योहार होता है, कौन सा वाद्य यंत्र कौन बजाता है, तो नृत्य संगीत, ये सब हमको पुरस्कार ये सब देख लेना है। तो इससे क्या होगा कि हमारा ज्यादातर जो होगा वो जीके हमारा बन जाएगा और इसे ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यदि ज्यादा हम पढ़ेंगे तो समय हमारा बड़ा बदल जाएगा। यदि इस तरह जो इसमें हम समय दे रहे हैं, इस समय को उठा के यदि हम यहाँ पे डाल रहे हैं तो यहाँ से हमारा जो होगा नंबर फिक्स होगा और इस नंबर को कोई काट नहीं सकता है। जो भी परीक्षार्थी रिजल्ट लाते हैं वो सभी इसी तीनों पर फोकस करते हैं और इस पर बहुत ही कम फोकस करते हैं। एवरेज जब टाइम मिला, इससे टाइम मिला तो फ्री टाइम में इसको पढ़ते हैं और इसी तीनों पर फोकस करके और रिजल्ट लाते हैं।
तो दोस्तों इस 20 में से जो बच्चा एवरेज पढ़ता होगा तो उसको इस 20 में से 10 क्वेश्चन आराम से बन जाएगा, कोई संदेह की बात नहीं है। तो हम आते हैं, इसमें से यदि 27 लिया जाए, इससे 20 लिया जाए, इससे 20 और इससे 10 लिया जाए तो हमारे क्वेश्चन बन जाते हैं 77 क्वेश्चन यदि हमारे बन जाते हैं। तो दोस्त यदि हम 77 क्वेश्चन एग्जाम में यदि सही कर लेते हैं तो नॉर्मलाइजेशन जब होगा तो 5 से 10 नंबर नॉर्मलाइजेशन में भी बढ़ता है। तो यदि नॉर्मलाइजेशन में बढ़ता है तो हमारा ये नंबर 82 से 87 हो जाएगा, जो कि एक सेफ स्कोर है। और यदि हम इस तरीके से तैयारी करेंगे तो 3 से 4 महीने की तैयारी में हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं, और बहुत ही कम मेहनत करके। अब 3 से 4 महीने में तैयारी होगा कैसे? तो दोस्तों मेरा नाम रमन कुमार है और मैं भी इस बार एनटीपीसी का एग्जाम दिया हूं। इससे पहले मैं सीजीएल, सीएचएसएल, एसएससी का भी तैयारी किया हूं और वो भी एग्जाम मेरा निकला है। और इस बार मैंने एनटीपीसी भी एग्जाम दिया था जिसमें मेरा स्कोर 90 आउट ऑफ 100 गया है। दोस्तों मैंने भी एग्जाम में 78 ही क्वेश्चन सही हुआ था मेरा, लेकिन नॉर्मलाइजेशन करके मेरा 90 बढ़ाया गया है, क्योंकि मेरा जो शिफ्ट था उसमें मैंने मैथ रीजनिंग लगभग पूरा सॉल्व कर लिया था, और मैथ रीजनिंग की बदौलत ही मेरा नंबर इतना था और मेरा बढ़ के 90 हो गया। जीके और करंट अफेयर मेरा एवरेज था, जो आया मैंने उसे बनाया और भी बाकी बात छोड़ दिया, ज्यादा क्वेश्चन मैंने नहीं बनाया। तो यहां से इसलिए मैं अपना एक रमन स्टडी चैनल यूट्यूब पे नया क्रिएट किया हूं, और मैं ये सोच के क्रिएट किया हूं ताकि मुझे भी आगे तैयारी करना है, और मैं मेरा जो भी तैयारी है उसकी बदौलत मैं आप लोगों का कुछ मदद कर पाऊं। तो जितने भी अभ्यर्थी हैं जो कि रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी का हेल्प करने के लिए मैं रमन स्टडी चैनल पे कुछ जो टॉपिक होगा, जैसे रीजनिंग का कुछ टॉपिक हो गया जो भी हार्ड होता है, मैथ का जो भी टॉपिक है उससे थ्योरी और उससे जो भी टफ क्वेश्चन होते हैं, रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, उसका मैं वीडियो बना के अपने चैनल पे डालूंगा। साइंस, जीके, लगभग हर टॉपिक का, क्योंकि मैं एक टीचर नहीं हूं, मैं भी स्टूडेंट हूं और मुझे भी आगे एग्जाम क्रैक करना है। तो इसलिए मैं सारे टॉपिक पे जो भी अच्छा टॉपिक होगा उस पे जो भी एग्जाम रिलेवेंट होगा और एग्जाम में ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है और जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है उसी क्वेश्चन का मैं वीडियो बनाऊंगा और अपने यूट्यूब चैनल पे डालूंगा। इसलिए आप सभी लोगों से अनुरोध है कि रमन स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और ताकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहुंचे, और ज्यादा से ज्यादा 1-1 घंटे का वीडियो मैं डालूंगा और उसको फ्री टाइम में आप लोग देखें, ताकि आप लोगों को ही बहुत ही उसमें सहायता मिलेगी। चलिए इसी के साथ मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।